शुभमन गिल ने द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने अपने एक लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि यार ये बेस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप है जिसका मैं पार्ट रहा हूँ। तो टेक्निकली चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड तो नहीं, बट इस साइड की हमारी वो जिसे कहते हैं तैयारियां पूरी हैं और हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। इस साइड के यार हमारे पास रोहित शर्मा हैं, बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन, ठीक है। थोड़ी सी ज़रा उनकी फॉर्म ढीली चल रही है रोहित शर्मा की, बट ऑन हिज डे ही कैन डिसमेंटल एनी अपोजिशन। कम्स विराट कोहली, अच्छा अपना नाम नहीं लिया, अपना नाम बीच में से गोल कर गया, कर्टसी है, समझ सकते हैं। हालांकि खुद भी अच्छा खासा बैट्समैन है। ये पिछले मैच में तो नहीं चला वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उससे पहले उसने अच्छी इनिंग्स खेली हैं शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल ने फिर उसके बाद विराट कोहली का नाम लिया जो मॉडर्न एरा का सबसे ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर है। उसके आगे तो फिलहाल कोई भी नहीं है इस टाइम। जितने भी खेल रहे हैं वो सारे उसकी लेगेसी के नीचे हैं, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। तो विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए। उसके बाद इस साइड के हमारी बैटिंग में डेप्थ ठीक ठाक है। हमारे पास केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, हार्दिक पांड्या है। इन तीन का नाम लिया। ये तो है कि जिसमें आप कह लें कि चले बैटिंग और प्लस थोड़ी बहुत बॉलिंग, लेकिन अगर आप ऑलराउंडर्स के हिसाब से देखें, अगर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को अगर आप बैटिंग के हिसाब से देखें तो फिर उसके बाद तो आपके पास ऑलराउंडर भी तगड़े हैं ना। आपके पास हार्दिक पांड्या है, वो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि इस टाइम दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आपके पास अक्षर पटेल है, उसे अगर बेहतरीन किस्म का स्पिन ऑलराउंडर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। देन कम्स रविंद्र जडेजा। अच्छा, जडेजा के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उसकी बैटिंग के बारे में लोग डाउटफुल हैं। उसको रिसेंटली एज सच मुझे कोई ऐसा मैच याद नहीं पड़ता कि जहाँ पर उसकी बैटिंग से रिलेटेड कोई बड़ा ऐसा कोई मौका आया हो कि जहाँ पर वो अपनी बैटिंग की वजह से टीम इंडिया को ना जिता पाया हो। उसकी बैटिंग पहुँचने तक तो काम वैसे ही टीम इंडिया के बैटर्स ख़त्म कर चुके होते हैं नॉर्मली। तो मैंने यही देखा है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं पर जड्डू की इनिंग की ज़रूरत थी और वो इन रीसेंट टाइम्स वो नहीं कर पाया। इन रीसेंट टाइम्स तो मुझे नहीं याद आता। अगर किसी के जहन में कोई हो मैच तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो नंबर 8 तक तो वैसे ही आपकी बैटिंग जाती है और ये आई टोटली एग्री विद शुभमन गिल के नंबर 8 तक आपके प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर। रोहित का ये है कि रोहित बैटिंग को डीप लेकर जाता है। रोहित का जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो ये है कि वो बैटिंग को डीप लेकर जाना चाहता है, वो बैटिंग को डीप ही रखता है जस्ट टू मेक श्योर कि यार ऑन अ बैड डे अगर आपके बैटर्स ऊपर आउट हो जाते हैं तो आपके पास एकदम से आपका ना वो आपका हासा ना निकल जाए या हंसी ना निकल जाए कि वो भैंस की आंख 3-4 तो आउट हो गए हैं, पीछे तो बैट्समैन ही 1-2 रह गए हैं। यहाँ पर 3-4 आउट होने के बाद भी यू हैव दी एक्सेप्शन कि आपके पास 3-4 बैटर और पड़े हैं। मतलब टेस्ट बैटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं टेस्ट बैटर्स की बात कर रहा हूँ। हार्दिक पांड्या को साइड पे कर दें, बाकियों का तो आपको पता है टेस्ट बैटिंग का क्या हिसाब किताब है। इवन पटेल, जडेजा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इनका आपको पता है। तो यहाँ पर इस किस्म का आपको ना एक बड़ा ठीक ठाक एज मिलता है। तो देयर इज़ नो डाउट कि अगर मैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के हिसाब से देखूँ ना तो बैटिंग लाइनअप टीम इंडिया की ठीक ठाक डीप है। और ये जो बैटिंग लाइनअप है ना डीप, ये अब कैसे काउंटर करती है इनके बॉलिंग अटैक को, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि एक फास्ट बॉलर के साथ इंडिया ऑपरेट कर रहा है, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर। उधर उनका अगर देखा जाए तो वो जो मेन उनका फास्ट बॉलर है वो भी एक हेनरी, जो कि जिसका अभी कंफर्म नहीं है बाय द वे, उसका कोई इंजरी का चल रहा है। वो मैच फिट हो पाएगा या नहीं ये अभी देखते हैं। तो एक चीज़ तो ये, फिर उसके बाद 4 स्पिनर इधर हैं, 4 स्पिनर ही उधर हैं। इधर 4 जो स्पिनर हैं वो प्रॉपर स्पिनर हैं। वहाँ पर अगर आप प्रॉपर स्पिनर्स के हिसाब से बात करें तो वो आपको 2 मिल जाती हैं, 2 पार्ट टाइम मिल जाती हैं। लेकिन अगर स्लगिश विकेट है, ड्यूल पेस्ड विकेट है, गेंद फंस कर आ रहा है, तो वहाँ पर तो फिर ग्लेन फिलिप्स और वो रचिन, वो भी जिसे कहते हैं आप स्पिनर ही समझे, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट गेंदबाजी की है उससे आपको पता चल जाता है। तो वो स्पिनर्स की खेप भी ना आपको एज पर द नंबर एक ही तरह की नज़र आती है। क्वालिटी डेफिनेटली आपको इंडियन साइड के ऊपर हैवी नज़र आती है, लेकिन पिच के ऊपर डिपेंड करता है ना। पिच अगर वो जिसे कहते हैं सही आंगड़ू बांगड़ू टाइप की निकल आई तो फिर वहाँ पर वो क्वालिटी तो पिच ही प्रोड्यूस कर देती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात कि भैया पिच ही ऐसी थक्कड़ है कि वहाँ पर बस कोई गेंद को यूं फेंक लेता है या यूं फेंक लेता है, वो स्पिनर है भाई। उसने पहले उससे कभी बॉलिंग की या नहीं की वो मैटर ही नहीं करता। तो वो वहाँ पर ये हिसाब किताब है। तो मेरे नज़दीक ना जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी ना एज हासिल करने के लिए,
कि सेकंड इनिंग्स में शायद गेंद ज़्यादा फंसे, हमारे स्पिनर्स विल कम इन टू प्ले, उसको स्कोर ठीक करना पड़ेगा, एक डिसेंट स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। और कीपिंग इन माइंड कि सेकंड इनिंग्स में खेलते हुए बैटिंग के लिए थोड़ी सी पिच साजगार होती है। अब उसमें ये डिपेंड करता है कि आप बॉलिंग कैसी कराते हैं। तो ये मेरे हिसाब में ना ये गेम अभी 50-50 लाई कर रही है। डेफिनेटली इंडियन फैंस तो यही चाहेंगे कि यार इंडिया जीते, समझ भी आती है। न्यूजीलैंड के फैंस चाहेंगे कि न्यूजीलैंड जीते, वो भी समझ में आती है। लेकिन अगर कोई टेक्निकल मैं बात बताऊँ ना आपको, सही सारी चीज़ों को आपको पता है मैं अनबाइस्ड किस्म का एनालिसिस करता हूँ, मैंने कभी किसी की बिला वजह की साइड नहीं ली। तो अगर मैं टेक्निकल पिच कंडीशंस, बैटिंग लाइनअप्स, स्पिनर्स, परफॉर्मेंसेस, फॉर्म, ये सारा देखकर अगर मैं करूँ ना, मैक्सिमम 60-40 मैं कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोग बाय द वे इवन इंडियन क्रिकेट फैंस भी 50-50 पर हैं, मैं 60-40 के ऊपर हूँ। 60% इंडियन टीम का चांस है, 40% न्यूजीलैंड का चांस है। बाकी देखते हैं फिर क्या बनता है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।